क्योंकि वो जब आप और हम भी नहीं भूले तो जनता की भी इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है जो लोग कहते हैं। नेताओं को लगता है कि वो अपने पापों को जनता से जल्दी छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। 2003 की घटनाओं को मध्य प्रदेश की जनता नहीं भूली है। हर गांव को निकलते हुए वो दर्द है, हर बहन और परिवार को वो अंधेरी रात महसूस है जिन रातों ने काटी है, गुजारी है। उन बच्चाओं को भी याद है कि उन दिनों में उनके परीक्षाओं के परिणाम जो बिगड़े हैं उसे दिग्विजय सिंह जी की शासन को गिना जाएगा। इसलिए सड़क हो, बिजली हो, उद्योग हो, बेरोजगारी हो, नौजवान और दैनिक वेतन भोगियों की आत्महत्या का मामला हो, ये सारी चीजें याद है। वो फिर ये करना पड़ेगा, ये थी कि तराजू में तौलना पड़ेगा। हम भी 10 साल शासन में रहे, दिग्विजय सिंह जी भी 10 साल शासन में रहे, तो दिग्विजय सिंह जी के जो अच्छे काम है वो बताए हमने, जो बुरे काम है वो बताए। हम जो कर रहे हैं, हम कहते हैं ना, अगर मध्य प्रदेश में कहीं कोई चूक हुई है तो जवाबदेही हम लेते हैं, हम कांग्रेस को नहीं देते। हमारी जवाबदारी, कांग्रेस का काम है चौकीदारी करना और हमारा काम है उसको सुदृढ़ तरीके से ठीक रखना, हमारी जवाबदारी, और हम कर रहे हैं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, ये अवैध उत्खनन की बात कह रहे हैं, मैं नाम कोट करूंगा, उन नाम तथ्यों के साथ कोट करूंगा, और बंसल न्यूज जिस दिन चाहेगा मैं दावे के साथ वो दिखाऊंगा। ये वही रेत के लुटेरे हैं जिनका नाम है छोटू जायसवाल। ये दिग्विजय सिंह जी और अजय सिंह जी बताएं कि छोटू जायसवाल कौन है, अन्यथा मैं बताऊंगा कि छोटू जायसवाल कांग्रेस के डिप्टी मेयर के भाई है, जो कांग्रेस के जबलपुर का नेतृत्व करते थे और वर्तमान कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधि है। संजय यादव, ये वो हैं जो मुकेश नाइक जी के समय यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वर्तमान में अभी कांग्रेस में पदाधिकारी है। तरुण भानड़, जो कांग्रेस में एक्स एमएलए आज हो गए हैं, उस समय एमएलए हुआ करते थे। ये दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 3 करोड़ में रेत लूटी इनने, 3 करोड़ में। इनमें पूरे प्रदेश का रेत थी, भिंड की रेत थी, मुरैना की रेत थी, ग्वालियर की रेत थी, जबलपुर की रेत थी, होशंगाबाद की रेत थी, हरदा की रेत थी, खातेगांव कन्नौज की रेत थी, जहां जहां रेत के भंडारण थे 3 करोड़ रुपए में। अब ये सब भाई लोग मिलकर खूब माला माल लूटा। फिर 3 करोड़ से ये रेत जैसी सरकार बदली, उमा भारती जी की सरकार आई, थोड़ा सा दबाव बना तो 21 करोड़ का ये नीलामी हुई। फिर दोबारा से दबाव बना तो ये नीलामी फिर जब ई टेंडरिंग हुई तो 74 करोड़ में आई। जैसे ही ई टेंडरिंग शुरू हुई, छोटू जायसवाल साहब नहीं आए। क्या ई टेंडरिंग क्यों नहीं आए? वो अपने तरुण भानड़ साहब नहीं आए और संजय यादव साहब नहीं आए। ऐसे और भी नाम है, मैं गिनाऊंगा, और भी गोविंद सिंह जी क्या का भी नाम है। ये अब मैं एक सेकंड में और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, एक चीज फिर आप बोलिए उसके बाद, कि जो इस तरह के आरोपी हैं जो खनन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये भी एलिगेशन है कि उनकी किसी दल से संबद्धता से ज्यादा वो अपनी सहूलियत से हर दल में प्रवेश कर जाते हैं, जिस दल की सरकारें होती है। जी जी, सदस्यता नहीं दी, हमने तीनों को सदस्यता नहीं दी, और अभी तीनों वहां पदाधिकारी, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तीनों वहां पदाधिकारी। और आज की तारीख में ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मध्य प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का रेत का शासन का बिजनेस है। 300 करोड़, 3 करोड़ बनाम 300 करोड़, ये 300 करोड़ मध्य प्रदेश के शासन के खजाने में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं स्कूल बनाएंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज बनाएंगे, कहीं ना कहीं विद्यालय के काम आएंगे, कहीं ना कहीं सड़क के काम में आएंगे। ये मध्य प्रदेश का बजट है। उस समय टोटल बजट 374 करोड़ था खनिज विभाग का। आज ये बजट मिलाकर 4247 करोड़ का बजट है। चलिए, तो ये मेरा प्रार्थना है। रवि जी का भी जवाब सुन लीजिए। एक सेकंड, कांग्रेसी आरोप लगाए, पर फिर मेरा कहना है कि आरोप लगाने के पहले ये मध्य प्रदेश पहले भी आपका था, आज भी आपका है। बात है। आने वाला राजस्व आपके रिकॉर्ड में तब भी था, आने वाला रिकॉर्ड अब भी है। पहले भी संजय पाठक हुआ करते हैं, आज भले आपने उनको नोटों का हार 2-3 दिन से लगातार पहना रहे हो, यही नोटों का हार तो वो आगे तक उनको ले जाता। आज भी सत्यदेव चतुर्वेदी जी, राजनीति में इतनी ईर्ष्या मत करो कि बिजनेस को लोग अपराधियों की भांति करें। चलिए, इन्होंने दिग्विजय सिंह जी के अच्छे कामों की भी बात की है और जो कथित रूप से खराब काम है उनकी तरफ भी बात की है। अब एक रैशनल जवाब की आपसे भी अपेक्षा रहेगी रवि जी। देखिए, इससे बड़े झूठ तो हो नहीं सकते जो रामेश्वर जी ने अभी बोले हैं। मैं तो इनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अडानी ग्रुप से जो बिजली खरीदी जा रही है वो कहां से खरीदी जा रही है? शिवराज सरकार ने और भाजपा सरकार ने 10 साल के अंदर कहीं भी 1 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाया हो तो वो बताएं। सड़कें जितनी बनी एक एक बारिश के अंदर सारी की सारी धुल गई। आज आपने देखा अन्ना हजारे की कमर टूट गई, हेमा मालिनी की कमर टूट गई।
अभी एक लड़की ने कल ही बयान दिया, मैंने आज सुबह पढ़ा, वो भोपाल से खजुराहो तक गई है, उसने कहा मैंने जिंदगी में इतनी बदतर और घटिया सड़कें नहीं देखी, मेरा पूरी तबीयत खराब हो गई। और ये सड़क के गाने गा रहे हैं, ये बिजली के गाने गा रहे हैं। जहां पे शिवराज जी जाते हैं या तो जनरेटर में अटल ज्योति जलाते हैं, या फिर जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो एक एक हफ्ते उन गांव में बिजली नहीं आती। शिवराज जी अपनी यात्रा के अंदर लोगों से जब कह रहे हैं कि भैया बिजली आ रही है, तो लोग कह रहे नहीं आ रही, बोले सड़क, बोले तुम तो खुद ही चल रहे हो, देख लो तुम्हारी सड़क के क्या हाल है। तो जब इस तरह की स्थिति स्वयं उनके सामने है और झूठ बोल बोल के, बड़े बड़े गाने गा गा के अगर इस प्रदेश की जनता को वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो वो सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है और आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी। पटेरिया साहब, ये जो तकरीरें आपने सुनी, दोनों जो हमारे साथी हैं, सवाल ये है कि 2013 की अगर हम बात करें तो आप अपेक्षा करते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह भी इसी प्रदेश के नेता हैं, इसी प्रदेश के राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे, कई अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे, और कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन जब भी बात होती है राष्ट्रीय राजनीति की तो कहा जाता है ये मध्य प्रदेश का नेतृत्व है राष्ट्रीय राजनीति में। क्या लोग अपने नेताओं की निंदा बहुत विभत्स, भयानक, विद्रूप, बहुत ही निचले स्तर पर जाकर सुनना चाहते हैं, या जिस तरह का क्या लगता है आपको? एक सवाल हम ये इसलिए भी खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जो रामेश्वर जी की भी चिंता है और जो रवि जी की भी चिंता हो सकती है या होगी ही कि बिलो दी बेल्ट, कमर के नीचे वार करने की परंपरा राजनीति में और मध्य प्रदेश में हमने ये देखा है रीसेंट पास्ट में बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। लोग क्या ये सुनना चाहते हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने का मॉडल क्या है? 2013 से 2018 तक आप क्या करेंगे, चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, क्या कहेंगे पटेल साहब? शरद जी, वास्तव में जिस तरह के आरोप लगना प्रारंभ हुए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सारे आरोप बहुत बढ़ने वाले हैं। लोग रोल मॉडल चाहते हैं, लोग विजन डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि आप आने वाले सालों में करेंगे क्या। कई राज्यों की मैं बात करूं तो वहां पे जो लोग चुनाव में जीते हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया, एक दृश्य प्रस्तुत किया कि आने वाले दिनों में हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारे मित्र हैं, उनके दल हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट सामने रखें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। एक दूसरे को कीच लेपन करने से कोई फायदा मुझे तो लगता है होने वाला नहीं है। जी, वाह। आपको क्या लगता है मुद्दा आधारित जो डिबेट्स हैं या जो बहस है या दोनों ही पार्टियों का जो आने वाला चुनाव कैंपेन का जो पूरा उनका डिजाइन होगा उसको वो किस तरह से आपको लगता है? क्या मुद्दा आधारित ही पूरा रहे कि अगर बीजेपी अपनी बात करेगी तो बीजेपी ये बताए कि उसकी उपलब्धियां अब तक की क्या रही हैं और आगे के 5 साल में 2018 तक वो किस तरह से मध्य प्रदेश को अग्रगामी बनाएगी, आगे ले जाएगी? और यही कांग्रेस की बात हो कि नकारात्मक कैंपेन से ज्यादा आप ये तय करिए कि आप अगले 5 साल में अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करने वाले? शरद जी, मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति तो यही होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हालात मैं देखता हूं, जो दूर तक देख रहा हूं, वो ऐसा होने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में और ज्यादा तीखे हमले होंगे, तेजाबी हमले होंगे और एक दूसरे के नीचे जिसे हम बिलो द बेल्ट कहते हैं वो हमले होंगे। और अगर राजनीतिक दल बचें तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर मैं कहूंगा ये पब्लिक है, सब जानती है और उसे जो फैसला करना है आप कुछ भी करते रहें वो वही करेगी जो उसके मन में है, और पिछले चुनाव में उससे कई बार साबित भी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, और उसी नोट पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं, अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए जो काफी जोश और गर्मजोशी के साथ साथ तुरशी और तीखेपन से भी भरे नजर आए, जो अस्वाभाविक नहीं है राजनीति में, ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन वो भी जानते हैं भीतर से। और ये देखकर हमको भी बहुत प्रसन्नता हुई कि जब मुद्दा आधारित राजनीति की बात हो रही थी तो बहुत संजीदगी से, चाहे रामेश्वर जी की बात करें चाहे बात करें रवि सक्सेना की, वो इससे सहमति, अंदर से जो भीतर से एक सहमति का स्वर उमड़ता है उसको लेकर भी वो हामी भरते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों ही दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करें, और उनके शोल्डर्स पर यह जिम्मेदारी भी है कि